पाषाण युग के हिमशिखरों का महासंग्राम। हजारों साल पहले तिब्बत के ऊंचे पठारों पर प्रकृति का एक ऐसा साम्राज्य था जहां केवल ताकतवर ही बच सकते थे। यहाँ की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि ऐसा लगता था जैसे हाथ बढ़ाकर नीले आसमान को छुआ जा सकता है। बर्फ की सफेद चादरों के बीच से नीली हिमनद नदियां शोर मचाती हुई बहती थी, जो इस वीरान भूमि की जीवन रेखा थी। यह पाषाण युग था, जहां न कोई धातु थी और न ही आधुनिक सुख, केवल पत्थर और हड्डियों के औजार थे। इसी दुर्गम दुनिया के बीच एक छोटा सा शिकारी कबीला रहता था, जिनके घर मिट्टी और याक की खाल से बने थे। कबीले का जीवन पूरी तरह से प्रकृति की दया और उनके आपसी सहयोग पर टिका हुआ था। एक सर्द सुबह, जब सूरज अभी पहाड़ों की ओट में था, पूरे कबीले में हलचल शुरू हो गई। आर्यन ने राख के नीचे दबी एक छोटी सी चिंगारी को फूंक मारकर जगाया ताकि कबीले को गर्माहट मिल सके। धीरे धीरे आग की लपटें उठीं, जिसने कबीले के ठंडे आश्रय को एक सुरक्षित और गर्म जगह बना दिया। मीरा पास ही खड़ी फुर्ती से याक और बकरियों का दूध दुह रही थी। उसकी आंखें हमेशा सतर्क रहती थी। कबीले के छोटे बच्चे ठंड से ठिठुरते हुए आग के पास सिमट कर बैठे थे। उनकी मासूमियत इस कठोर माहौल में भी दिखती थी। मिट्टी के बर्तनों में दूध उबल रहा था और हवा में जंगली जड़ी बूटियों की एक अनोखी खुशबू घुल रही थी। एक सपाट चट्टान पर कंदमूल और जंगली अनाज से बनी मोटी टिक्कियां सेंकी जा रही थी। पूरा कबीला एक घेरे में बैठा था, जहां भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवित रहने का एक उत्सव था। नाश्ते के बाद आर्यन और मीरा ने अपने हथियार उठाए, क्योंकि आज शिकार पर निकलने का दिन था। आर्यन के हाथ में पत्थर की नोक वाला एक भारी भाला था, जो उसकी ताकत और अनुभव का प्रतीक था। मीरा ने अपना लकड़ी का धनुष और हड्डी के तीखे तीर संभाले। उसकी एकाग्रता देखने लायक थी। उनके साथ शेरू भी था, जिसका विशाल आकार और सूंघने की शक्ति उन्हें अनजाने खतरों से बचाती थी। जैसे जैसे वे पठार के ऊपरी हिस्से की ओर बढ़े, रास्ता और भी कठिन और चुनौतीपूर्ण होता गया। उन्होंने बर्फीली ढलानों को पार किया, जहां छोटे छोटे हिमस्खलन लगातार पत्थर गिरा रहे थे। रास्ते में उन्होंने नीली भेड़ों और चंचल हिमालयी लोमड़ियों को देखा, जो इस ठंड में भी जीवित थे। लेकिन उनकी असली नजर एक विशाल जंगली याक के झुंड पर थी, जो कबीले के लिए पर्याप्त मांस दे सकता था। शिकार की शुरुआत एक सटीक रणनीति से हुई। आर्यन और मीरा ने हवा की दिशा को बहुत ध्यान से पहचाना। वे बड़ी चट्टानों के पीछे छिप गए और अपनी सांसों को धीमा किया ताकि जानवर उन्हें महसूस न कर सके। सही मौके का इंतजार करते हुए शेरू ने एक धीमी गुर्राहट के साथ उन्हें संकेत दिया कि समय आ गया है। अचानक एक संकेत मिलते ही दोनों ने हमला किया। मीरा का एक सटीक तीर सीधे निशाने पर लगा, लेकिन वह जंगली याक बेहद ताकतवर था और तीर लगने के बाद वह गुस्से में चिंघाड़ते हुए उनकी ओर दौड़ा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि आर्यन कुचला जाएगा, लेकिन उसने फुर्ती से छलांग लगाई और खुद को बचाया। हवा में उछलते हुए आर्यन ने पूरी ताकत से अपने भाले से वार किया, जो सीधे जानवर के कंधे पर लगा। यह जीवन और मृत्यु के बीच का एक भयानक संघर्ष था, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब निश्चित मौत था। अंततः आर्यन और मीरा के बेहतरीन टीम वर्क और साहस ने उस विशाल जानवर को काबू कर लिया। लेकिन प्रकृति का मिजाज पल भर में बदल गया। दोपहर होते होते आसमान का रंग गहरा काला होने लगा। गहरे काले बादलों ने पहाड़ों को निगल लिया और बर्फीली हवाएं किसी डरावनी चीख की तरह गूंजने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे चारों ओर की दृश्यता पूरी तरह शून्य हो गई। आर्यन और मीरा ने जल्दी से एक संकरी गुफा की खोज की ताकि वे बर्फीले तूफान से बच सकें। बाहर बर्फ की दीवारें खड़ी हो गई थी और हवा की गति इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल था। गुफा के भीतर
आर्यन ने गीली लकड़ियों को इकट्ठा किया और पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश की। मीरा ने अपने कपड़ों से आग की नन्ही चिंगारी को ढका ताकि वह ठंडी हवा से बुझ न जाए। अंततः आग जल उठी और गुफा की दीवारों पर उनकी परछाइयां नाचने लगी। उन्होंने शिकार किए हुए मांस के छोटे टुकड़ों को आग पर भूनकर अपनी भूख मिटाई। गर्म शोरबा पीकर उनके शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार होने लगा। शेरू गुफा के मुहाने पर बैठा बाहर की रखवाली कर रहा था। उसकी आंखें सतर्क थी। जैसे ही तूफान थमा, बादलों के बीच से सूरज की एक हल्की किरण दिखाई दी। आर्यन और मीरा ने भारी मांस के टुकड़ों को अपने कंधों पर लादा और कबीले की ओर प्रस्थान किया। दूर से उन्हें अपने कबीले के मिट्टी और खाल से बने छोटे घर दिखाई देने लगे। उनके पहुंचते ही कबीले के बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े। पूरे कबीले में उत्सव का माहौल छा गया क्योंकि अब उनके पास सर्दियों के लिए पर्याप्त भोजन था। एक विशाल मिट्टी की हांडी में मांस और जंगली जड़ी बूटियों को डालकर पकाया जाने लगा। हवा में पकते हुए भोजन की सौंधी खुशबू फैल गई, जिसने सबकी भूख बढ़ा दी। शाम ढलते ही आकाश गहरा काला हो गया और तारे मोतियों की तरह चमकने लगे। अमावस्या की इस रात में कबीले के लोग पत्थर के प्यालों में पारंपरिक पेय साझा कर रहे थे। दादाजी ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें प्राचीन पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनाई। पत्थर के ढोलों की थाप पर कबीले के युवा नृत्य करने लगे, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। अचानक उत्सव के शोर के बीच एक डरावना सन्नाटा छा गया और संगीत रुक गया। दूर पहाड़ियों से भेड़ियों के झुंड की भयानक आवाजें सुनाई देने लगी। एक विशाल शिकारी जानवर की भारी गर्जना ने कबीले के लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। शेरू ने खतरे को भांप लिया और जोर जोर से भौंकते हुए चेतावनी देने लगा। आर्यन और मीरा ने तुरंत अपनी मशालें जलाई और हथियारों के साथ सुरक्षा घेरा बनाया। अंधेरे में भेड़ियों की चमकती हुई आंखें धीरे धीरे कबीले के करीब आ रही थी। कबीले के अन्य पुरुषों ने भी पत्थर के भालों के साथ आर्यन का साथ दिया। आर्यन ने अपनी मशाल को हवा में लहराया और एक जोरदार गर्जना की ताकि दुश्मन डर जाए। आग की दहकती लपटों और इंसानों की एकजुटता को देखकर शिकारी जानवर ठिठक गए। भेड़ियों के झुंड ने महसूस किया कि यह कबीला कमजोर नहीं है और वे अंधेरे में वापस लौट गए। खतरा टल जाने के बाद कबीले के लोगों ने राहत की लंबी सांस ली। रात के अंतिम पहर में सब कुछ फिर से शांत हो गया और लोग गहरी नींद में सो गए। बाहर बर्फीली हवाएं अब भी चल रही थी, लेकिन कबीले के भीतर प्रेम और सुरक्षा की गर्माहट थी। अगली सुबह सूरज की पहली सुनहरी किरण ने बर्फीली चोटियों को फिर से रोशन कर दिया। कबीले के लोग फिर से उठे और अपने पत्थर के औजारों को नए संघर्ष के लिए तेज करने लगे। उन्होंने सीखा कि प्रकृति का सम्मान और आपसी एकता ही इस कठोर दुनिया में जीवित रहने का एकमात्र मंत्र है।